गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में रेस्पिरेशन चल रहा है और रेस्पिरेशन में पिछली क्लास में हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण पढ़ा था जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो आज हम जानेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में, लेकिन क्रेब्स साइकिल को डिटेल साइकिल पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी ज़रूरी है ताकि उसका जो अध्ययन है वो आसान हो सके। तो देखिए, खोज किसने की थी क्रेब्स साइकिल की? तो सबसे पहले है खोज किसने की थी? खोज किसने, ये जो हैंस ए क्रेब ने 1937 में क्रेब्स साइकिल की खोज की थी। ठीक है, क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की थी? हैंस ए क्रेब ने 1937 में की थी। ठीक है, अब क्रेब के नाम पर इसे क्या कहते हैं? इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं क्रेब के नाम पर। ठीक है, क्रेब के नाम पर इसे क्या कहेंगे? हम क्रेब्स साइकिल कहेंगे। अब इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी TCA साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? TCA साइकिल भी कहते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे कहा जाता है। इसमें प्रथम उत्पाद क्या बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है। अतः इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके 3 नाम हो गए हैं। पहला क्रेब्स साइकिल, दूसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और तीसरा क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। इन तीनों नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब ये क्रिया होती कहाँ है? यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है मेनली। तो ठीक है, यह क्रिया यूकैरियोट्स में कहाँ पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्लियर? और यही क्रिया प्रोकैरियोट्स जो हैं उनमें कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, यह क्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पर? प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, अब इस क्रिया में होता क्या है? इस क्रिया में देखिए, पायरविक एसिड का निर्माण कहाँ हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान हुआ था। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस में बना हुआ पायरविक एसिड आगे क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले वो एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है। एसिटाइल कोएंजाइम में बदलने की क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है और वहाँ पर उसका पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, जिससे आगे किसका निर्माण होगा? पूर्ण ऑक्सीडेशन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका आगे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और साथ ही साथ जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए इस क्रिया में क्या होगा? इस क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद, ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद क्या था? पायरविक एसिड। ठीक है, पायरविक एसिड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कहाँ पर? ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, कहाँ होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है।
ये मतलब मुख्य क्रिया क्या है इसकी, यही है कि इस क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। और अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि पायरुविक एसिड सीधे क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है कि नहीं करता है? प्रवेश नहीं करता है। ठीक है। पायरुविक एसिड सीधे क्रेब्स साइकिल में प्रवेश नहीं करता है, तो फिर क्या होता है? पायरुविक एसिड पहले क्या करता है? पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करने से पहले एसिटाइल को एंजाइम में बदलता है। ठीक है। एसिटाइल को एंजाइम ए में बदलता है। ठीक है। यह क्रिया कहाँ पर होती है? यह क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है। यानी एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। अब देखिए एसिटाइल को एंजाइम बन गया, उसके बाद देखिए आगे एसिटाइल को एंजाइम ए आगे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। ठीक है। कहाँ पर प्रवेश करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्रिया होती है? जहाँ इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। जहाँ इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। देखिए जो मुख्य बातें हैं वो आपके सामने हैं। खोज इसकी की थी हैंस ए क्रेब ने 1937 में। क्रेब के नाम पर इसे क्रेब साइकिल कहते हैं। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी TCA साइकिल भी कहते हैं। इसमें प्रथम स्थायी या प्रथम उत्पाद सिट्रिक एसिड बनता है, अतः इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो तीनों ही नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए आपसे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर वहाँ पर आपको अगर मुख्य एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है कि आपसे सीधा ही क्रेब साइकिल पूछ लिया जाए। हो सकता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से पूछ लिया जाए, या हो सकता है सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से पूछ लिया जाए। ठीक है। तो इसमें से पहला ही क्वेश्चन यहाँ बनता है कि क्रेब साइकिल के दौरान प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है। या प्रथम उत्पाद सिट्रिक एसिड बनता है। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर कार्बोक्सिलेशन की 3 क्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसे TCA साइकिल भी कहते हैं। क्रेब ने इसकी खोज की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया कौन से कोशिकाओं में होती है, तो यूकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोट में ये साइटोप्लाज्म में होती है। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है, पायरुविक एसिड के 2 अणु बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, तो उन दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब यही है कि ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है। तो पायरुविक एसिड सीधे क्रेब साइकिल में प्रवेश नहीं करता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी पायरुविक एसिड पहले एसिटाइल को एंजाइम ए में बदलता है, और ये क्रिया जो बदलने की क्रिया है पायरुविक एसिड के एसिटाइल को एंजाइम ए में, ये क्रिया कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, दोनों ही कोशिकाओं में, यानी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में ये साइटोप्लाज्म में होती है। एसिटाइल को एंजाइम ए आगे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और वहां पर इसका क्या हो जाता है? पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्रेब साइकिल में है ये जो हम ये कह सकते हैं कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो इसके अंदर देखिए 4 बी हाइड्रोजनीकरण होते हैं, 2 डी कार्बोक्सिलेशन होता है और एक क्रियाधार स्तर होता है। क्रेब साइकिल के सभी एंजाइम, अगली जो इसकी मुख्य बात है वो क्या है देखते हैं, ये आपको याद रखना है।
और ये इसी तरह से मैंने सॉर्ट आउट इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। सिर्फ साइकिल बनाने से ही नहीं होता है, उसको याद करने से ही नहीं होगा। ये चीज़ें आप अगर याद रख लोगे तो आपके लिए साइकिल बहुत आसान हो जाएगा, आसानी से आप उसको याद भी कर सकते हो और उसे बना भी सकते हो। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात क्या है वो हम जानेंगे। इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। मुख्य क्रिया तो मैंने आपको बता ही दी, इसके अलावा इसमें कंप्लीटली अगर देखें हम तो कौन सी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये हम जानेंगे। तो अब देखिए आगे है एंजाइम से रिलेटेड बात। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल के मतलब जो क्रेब्स साइकिल में जितने भी एंजाइम काम आते हैं, सभी एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं? क्रेब्स साइकिल के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स में होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स जो होती है ना, उसका जो अंदर का जितना भी भाग है वो सारा मैट्रिक कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। लेकिन एक अपवाद भी है। ठीक है, परंतु अपवाद स्वरूप सक्सिनिल डीहाइड्रोजिनेज ये भी एक एंजाइम है। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज भी इसे कहते हैं। इसे मार्कर एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे मार्कर एंजाइम भी कहते हैं। परंतु अपवाद स्वरूप सक्सिनिल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में जितने भी एंजाइम काम आते हैं वो तो सारे कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होते हैं। ठीक है, परंतु एक एंजाइम जिसका नाम है सक्सिनिल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसे मार्कर एंजाइम भी कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। तो ये वाइवा का क्वेश्चन है, ये कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये बातें सारी याद रखनी है। अब अगली महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, संपूर्ण क्रेब्स साइकिल, जितना भी पूरा साइकिल है उसमें संपूर्ण क्रेब्स साइकिल का एकमात्र 5 कार्बन वाला अम्ल कौन सा है? का एकमात्र 5 कार्बन वाला जो अम्ल है वो कौन सा है? ये भी वाइवा का क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है। ये एकमात्र 5 कार्बन वाला या संपूर्ण क्रेब्स साइकिल में बनने वाला एकमात्र 5 कार्बन वाला अम्ल वो है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, ये जो है ये केवल एकमात्र 5 कार्बन वाला होता है। ठीक है, देखिए पायरुविक एसिड के जो एक अणु है, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसका? संपूर्ण क्रेब्स साइकिल का एकमात्र 5 कार्बन वाला अम्ल तो क्या हो गया? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड का एक अणु का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, देखिए क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 CO2 के अणु बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं? 3 CO2 के अणु बनते हैं। तो अब देखिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण अगर हम कहेंगे
देखिए यहाँ पर पायरुविक एसिड लिखा है, लेकिन पायरुविक एसिड के अगर देखिए आपसे पूछा जाए वाइवा में कि क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, तो आंसर कितना आना चाहिए, 6 हो जाएंगे, यानी कुल कितने बन जाएंगे, 6। अतः इसी में आगे देखिए जोड़ देता हूं मैं, अतः ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्रेब्स साइकिल में कितने बनेंगे, 6 CO2 बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। एक देखिए पायरुविक एसिड के 2 अणु थे ना, तो दोनों अणु मिलकर क्या हो गए, ग्लूकोज हो गए। तो देखिए पायरुविक एसिड का एक अणु जब 3 CO2 बनाएगा तो पायरुविक एसिड के 2 अणु हैं, तो 2 अणु से कितने बन जाएंगे, कुल 6 CO2 बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें और महत्वपूर्ण बातें क्या है वो भी जान लेते हैं। इस दौरान ऊर्जा का उत्पादन कितना होता है, ठीक है, टोटल एटीपी जो है वो कितनी बनती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में पायरुविक एसिड के कितने एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखिए एक पायरुविक एसिड से कितने बनते हैं, 15 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं, 15 एटीपी, यानी एक पायरुविक एसिड जब एक बार सर्किल घूमेगा तो 15 एटीपी बनेंगे, फिर दूसरा, फिर 15 और बन जाएंगे, तो कुल कितने बन जाएंगे, 2 × 15 ये बन जाते हैं 30 एटीपी। ठीक है, अब देखिए 30 एटीपी तो यहाँ बन गए, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में भी एटीपी बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते हैं, 8 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं, 8 एटीपी, तो कुल कितने एटीपी बन जाएंगे, 38 एटीपी बन जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल एटीपी प्रोड्यूस जो है ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू CO2 एंड वाटर, ये तो हो जाता है 30 एटीपी, और ग्लाइकोलाइसिस में कितने बन रहे हैं, 8 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में बन रहे हैं, तो कुल मिलाकर कितने बन जाते हैं, 38 एटीपी बन जाते हैं। अब देखिए आपको किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है, कहीं पर आपको 36 एटीपी देखने को मिलते हैं, कहीं पर आपको 38 एटीपी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा जहाँ पर पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, पूर्ण ऑक्सीडेशन से एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती हैं। ठीक है, परंतु एक अपवाद है जिसमें सक्सिनिल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसे मार्कर एंजाइम भी कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। संपूर्ण क्रेब्स साइकिल का एकमात्र 5 कार्बन वाला जो अम्ल है वो कौन सा है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है। उससे पहले 6 कार्बन वाले भी बनते हैं और उससे बाद में 3 कार्बन वाले भी बनते हैं, 4 वाले भी बनते हैं, परंतु एकमात्र 5 कार्बन वाला कौन सा बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 3 CO2 बनेंगे, यानी एक पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण होगा तो 3 बनेंगे। इस प्रकार कंप्लीटली अगर देखें हम, ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तो कुल कितने अणु बन जाएंगे, 6 CO2 बन जाएंगे। अब क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है उस दौरान कितने एटीपी का निर्माण होता है, 30 एटीपी का निर्माण होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितने बने हैं, 8 एटीपी बने हैं, तो कुल मिलाकर ऊर्जा उत्पादन कितना हो गया है, 38 एटीपी हो गया है। अब 36 और 38 एटीपी में क्या अंतर है ये और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस में हम जानते हैं
क्या बनता है, NADH2 बनता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनेगा, NADH2 बनता है। तो अगर ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले 2 NADH2 के अणु यदि मैलेट एस्पार्टेट तल द्वारा कहाँ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, तो फिर ETS में प्रवेश करेंगे वो, तो 6 ATP बनते हैं। ठीक है, कैसे देखिए हम अभी देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले 2 NADH2 के अणु अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, उसमें अगर ये प्रवेश करते हैं, ठीक है, जो मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये ETS। ठीक है, ETS कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा ETS में प्रवेश करें तो 6 ATP बनती है। कितनी बनती है, 6 ATP बनती है। ठीक है, अब देखिए 6 ATP बन गए, ये तो 6 ATP हो गए। अब ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP का निर्माण होता है, हमने पढ़ा है। 2 ATP वहाँ खर्च हो जाती है, तो 2 ATP वो बच गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर 6 तो ये हो गई, 2 वो हो गई, और 30 क्रेब साइकिल में बन रही है, तो कुल कितनी हो गई, 38 ATP हो गई है। जिससे ऑक्सीडेशन में, अतः ऑक्सीडेशन में कुल ATP उत्पादन कितना हो जाएगा, 6 ATP तो यही हो गए। ठीक है, 6 ATP हो गए, प्लस 2 ATP कहाँ बने, ग्लाइकोलाइसिस में, और प्लस 30 ATP कहाँ बने, ये बने हैं क्रेब साइकिल में। ठीक है, ये तो क्रेब साइकिल में बने, क्लियर। ये ग्लाइकोलाइसिस में बने, क्योंकि 4 बनते हैं लेकिन 2 खर्च हो जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो 2 ही बचेंगे। और 1 NADH2 के अणु से 3 ATP बनते हैं। ठीक है, तो कुल 6 ATP ये हो गए इसके द्वारा ETS में। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, ये 38 ATP हो गए। कुल मिलाकर कितने हो गए, 38 ATP हो गए। अब आपको इसका ध्यान रखना है, किसके द्वारा, मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा अगर 2 NADH2 प्रवेश करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कुल ATP उत्पादन कितना होता है, 38 ATP होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले, ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले 2 NADH2 के अणु, 2 NADH2 के अणु अगर, अब इसका एक और शटल है जिससे वो इसमें प्रवेश कर सकते हैं, और वो है ग्लिसरॉल फास्फेट शटल। ग्लिसरॉल फास्फेट शटल द्वारा ETS में प्रवेश करें। ठीक है, ETS में प्रवेश करें तो फिर क्या होगा, तो फिर 4 ATP बनती है। कितनी बनती है, 4 ATP बनती है, क्योंकि FAD का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो FAD का अपचयन होने से FADH2 बनेगा, मतलब सीधी सी बात ये है, FADH2 बनेगा, तो FADH2 के एक अणु से कितने बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। तो FADH2 या FAD का अपचयन होने से कुल कितने ATP बनेंगे, 4 ATP बनती हैं। ठीक है, 4 ATP बनती हैं। अतः ऑक्सीडेशन में कुल ATP उत्पादन
ये कितना हो जाएगा 4 ATP तो ये हो गए, ठीक है, दो FADH2 से बनेंगे, यहाँ पर 2NADH2 लिख देंगे हम, ठीक है, तो एक से बनेंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 2FADH2, ठीक है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, एक FADH2 से 2 बनते हैं, तो 4 तो ये हो गए और 2 ATP कहाँ बने थे, ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, ये 2 ग्लाइकोलाइसिस में बन गए और 30 ATP कहाँ बने थे, 30 ATP बने थे क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो अब कुल उत्पादन कितना हो गया, 36 ATP हो गया, कितना हो गया, 36 ATP हो गया। अब देखिए 2 प्रकार के शटल हैं इसमें, अगर ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले 2NADH2 के अणु अगर मैलेट एस्पार्टेट स्टल द्वारा ETS में जाएंगे तो 6 ATP बनेंगे, ठीक है। अतः ऑक्सीडेशन में कुल ATP उत्पादन कितना हो जाएगा, 6 ATP तो ये हो गए, 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस के और 30 ATP क्रेब साइकिल के, तो कुल कितने हो गए, 38 ATP हो गए, यानी मैलेट एस्पार्टेट स्टल द्वारा कितने बनेंगे, 38 ATP बनेंगे। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले अगर 2NADH2 के अणु अगर गिल्सरोल फास्फेट स्टल द्वारा ETS में प्रवेश करते हैं तो FAD का अपचयन होता है, ठीक है, तो 4 ATP बनते हैं। अतः ऑक्सीडेशन में कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तो ये हो गए, 2 ये हो गए और 30 ये हो गए, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 36 ATP हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम, आगे हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, पहले हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अब देख पहले अगर मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से स्तर पर 3-3 ATP 2-2 ATP बनेंगे, तो वो तो हम साइकिल पढ़ेंगे तब हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन हम ये जान लेते हैं कि इस दौरान कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और उसके बाद में हम साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, आप सुन लीजिए। तो देखिए क्रेब साइकिल की खोज किसने की थी, हैंस ए क्रेब ने 1937 में की। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड का आगे क्या होगा, पहले इसमें चेंज होता है, किसमें, पायरुविक एसिड का एसिटाइल को एंजाइम में बदलता है, ये कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद एसिटाइल को एंजाइम ए कहाँ प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के बाद उसका पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात पायरुविक एसिड के दोनों अणुओं का पूर्ण ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर होगा, यूकैरियोटिक कोशिका में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और इसकी मुख्य बातें मैंने आपको क्या बताई कि इस दौरान जो है कुल मिलाकर बात ये है कि एक जो क्रेब साइकिल में जितने भी एंजाइम हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे। क्रेब साइकिल के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होते हैं, जबकि एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जिसे मार्कर एंजाइम भी कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। टोटल अमाउंट कितना होता है ATP का इस दौरान बनने का, वो होता है 38 ATP, यानी कि 30 ATP तो क्रेब साइकिल में बनेगी, 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनती हैं। अगर ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बन रहे हैं तो एक NADH2 से 3 बनेंगे, कुल 4 ATP बनती है, तो 4 और 6 10 हो गई, 2 काम आ जाती है, बच गई 8। तो 30 क्रेब साइकिल में, 8 ग्लाइकोलाइसिस में, कुल मिलाकर कितनी हो गई, 38 हो गई, ठीक है। और 38 ATP कब बनती है, जब ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले NADH2 के अणु मैलेट एस्पार्टेट स्टल द्वारा ETS में प्रवेश करते हैं तो 6 ATP बनती है 2 NADH2 से। अतः ऑक्सीडेशन में कुल ATP उत्पादन कितना हो गया, 38। ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले 2 NADH2 के अणु अगर ग्लिसरॉल फास्फेट से इसमें प्रवेश करते हैं तो कुल कितने बनते हैं, 36 ATP बनते हैं। क्रेब साइकिल में एकमात्र 5 कार्बन वाला यौगिक या अणु कौन सा बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्रेब साइकिल में पायरुविक एसिड के एक अणु का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है
तो कुल 3 CO2 बनती हैं। ठीक है, इस प्रकार 2 पायरुविक एसिड के अणु होते हैं तो कुल मिलाकर कितने CO2 बनते हैं? 6 CO2 बनते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे, इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं वो हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में।